मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सर। तो मैं आपको विलियन पार्ट 2 आपका करवा दिया है। उसके आपके बहुत सारे लेक्चर्स भी डाल दिए हैं, क्वेश्चंस भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी डाल दिए हैं। और मैं आपको इसका लास्ट वाला जो वीडियो है उसमें क्या बताया था, मैंने आपको विलेयता क्या होती है, ठीक है, और ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होती है। अब मैं आपको अगला करवा रहा हूँ, उसका दूसरा भाग, गैस की द्रव में विलेयता। हमने पढ़ लिया ठोस की द्रव में विलेयता, अब हम पढ़ रहे हैं गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, मतलब कि इसके अंदर विलय क्या होगा, गैस, और द्रव क्या होगा, विलायक। ठीक है, वही चीज है, जब किसी गैसीय विलय को किस में मिलाया जाता है, द्रव विलायक में घोला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस विलेयता को, उस गैस की द्रव में विलेयता कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, जब किसी गैसीय विलय को द्रवीय विलायक में घोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्रव, गैस की द्रव में विलेयता कहते हैं। अब इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, कारक, पहले वाले में भी मैं कारक बता चुका, पहले वाले में 3 कारक बताए थे, विलय विलायक की प्रकृति, ताप और दाब। इसमें भी वैसा ही बता देता हूं। पहला कौन सा हो गया, विलय तथा विलायक की प्रकृति। ठीक है, विलय तथा विलायक की प्रकृति वो ही चीज है, बिल्कुल सेम, कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। ठीक है, वही चीज है, मतलब अगर ध्रुवीय विलायक होगा तो ध्रुवीय विलय में, अध्रुवीय विलायक होगा तो अध्रुवीय विलायकों में घुलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, अगर आप जैसे गैस लें, कौन कौन सी गैसें ले रहे हैं आप, जो गैसें हैं उनकी प्रकृति पर कैसे निर्भर करेगा, मतलब जो विलय है वो तो आपका गैसीय रूप में होगा, अगर वो गैसें क्या हो, द्रवित रूप में हो, मतलब कि आयनित रूप में हो, अगर जो गैसें हैं वो आसानी से द्रवित होने वाली हो, आसानी से द्रवित, द्रवित मतलब आसानी से वो द्रव में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, मतलब कि द्रवित कब होगी, जब वो आयंस में टूट जाए, जो गैस है, जैसे आपने HCl ले लिया, H प्लस और Cl माइनस दोनों आयन में टूट गई और वो जल्दी से जाके H2O से मिल जाएगी। ठीक है, आसानी से द्रवित या आयनित, ठीक है, आयनित होते हैं। ठीक है, वो वाली गैसें कौन कौन सी होगी, जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, HCl ले लिया, NH3 ले लिया, जिनकी विद्युत ऋणता में मतलब जो ध्रुवीय हो गए। ठीक है, एक और बता देता हूं, SO2 ले लिया आदि। ठीक है, ये क्या हो गए, आपकी आसानी से द्रवित हो जाएगी, मतलब कि जो आसानी से हो जाएगी, मतलब कि इनकी क्या होगी, विलेयता भी ज्यादा होगी। ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी, जो आसानी से द्रवित या आयनित नहीं होती, आसानी से द्रवित या आयनित नहीं होती। ठीक है, अब वो कैसे कौन सी होगी, जिनके अंदर H प्लस और Cl माइनस जैसा कोई सिस्टम नहीं हो। ठीक है, मतलब वो आयन में टूटे ही नहीं आसानी से, ऐसी कौन कौन सी कैसे होगी, उदाहरण H2 ले लो, N2 ले लो, O2 ले लो। टूटते तो है आयन में लेकिन बहुत कम टूटते हैं, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर नहीं है ना, तो ये किस में, हमेशा इसमें ही रहेंगे मैक्सिमम केस में। ठीक है, तो ये आसानी से नहीं होती। ठीक है, अब एक चीज, एक नया वर्ड आता है, क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप। अब ये क्रांतिक ताप क्या होता है, ठीक है, जब क्रांतिक ताप वह ताप होता है, वह ताप, ऐसे लिख के बता देता हूं, वह ताप क्या हो, जिसमें क्या हो, जो आपका गैस हो विलय, वो किस में परिवर्तित हो जाए, विलय विलायक में। ठीक है, जो आपका गैस हो वो किस में परिवर्तित हो जाए, द्रव अवस्था में। ठीक है, वह ताप जिस पर गैस किस में परिवर्तित हो जाए, द्रव में, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित परिवर्तित हो जाए। ठीक है, थोड़ा राइटिंग का इश्यू रहेगा मेरी थोड़ी, अब तो बोर्ड पे लिखने की थोड़ी सही हो गई है, कॉपी में तो सही लिखा जाता है, बट बोर्ड में ये मार्कर की वजह से थोड़ा सही नहीं बैठता है, फिर भी आप एडजस्ट कर लीजिए, समझ में वाली चीजें हैं सारी। ठीक है, क्रांतिक ताप क्या होता है, वह ताप जिस पर गैस किस में बदलती हो, द्रव अवस्था में परिवर्तित होती हो, वह ताप क्या कहलाता है, आपका क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है, अब इसको एक चीज में आप समझने की आपको एक बताता हूं मैं तरीका,
जैसे जैसे आप क्या कराते हो, गैसों की द्रव में विलेयता जैसे जैसे बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे जैसे गैस है वो द्रव में विलय होती जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, विलेयता उसकी बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जल्दी से बन घुल जाएगा, उसमें जो गैस है वो जल्दी से द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने ये वाली गैसें ले ली, अगर ये जल्दी से गैस में द्रव में परिवर्तित हो गई तो इसका ताप है वो तो कम होगा, ठीक है। और अगर हम मान लो ऐसी वाली गैसें ले ली तो आसानी से नहीं घुलेगी, तो ज्यादा आपको ताप देना पड़ेगा, तो वो ताप का मान भी बढ़ जाएगा। मतलब कि जो आपका क्रांतिक ताप होता है, क्रांतिक ताप, इसको वैसे टी सी से भी लिखते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, इज डायरेक्टली इरिवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी, यहां लिख लो, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता। तो आपको क्रांतिक ताप समझ में आया, वह ताप जिस पर गैस किसमें द्रव में परिवर्तित होती है। और जैसे जैसे आप इसकी विलेयता, अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान कम ही तो होगा। ये अनुपात ये आपने कैसे लिखा, क्यों लिखा, अगर आप जल्दी से घुल जाएगी कोई गैस तो क्या होगा, जल्दी से घुल जाएगी तो क्या होगा, उसका वो कम ताप पर ही घुल जाएगी। लेकिन अगर आसानी से नहीं घुल रही, आपने ऐसी वाली गैसें ले ली तो आसानी से वो घुलेगी नहीं, तो आपको ज्यादा ताप देना पड़ेगा, और वो ज्यादा ताप होगा तो वो तापमान ही तो है ये एक, तो तापमान का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा इसके बारे में बता दिया। अब इसके अंदर जो गैसों की जो घुलने की क्षमता होती है, गैसों की घुलने की क्षमता, ठीक है, उसका एक पूरा एक ऑर्डर है, वो मैं आपको ऑर्डर लिखा देता हूँ। वो आपके आईआईटी जेईई और नीट के अंदर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी, आपको चार ऑप्शन दे देंगे, बताओ इनमें से कौन सी गैस सबसे ज्यादा घुलेगी या कौन सी गैस है जो सबसे कम घुलेगी। अब आप दिमाग में ये तो आ गया होगा कि ये वाली गैस है तो सबसे ज्यादा घुलेगी और ये वाली गैस है सबसे कम घुलेगी। अब इन गैसों में भी सबसे ज्यादा कौन सी घुलेगी उसका ऑर्डर मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप वैसे तो इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता इसकी है, तो सबसे पहले तो यही आएगा NH3, ठीक है। दूसरा कौन सा है HCl, मतलब कि घटता हुआ ऑर्डर लिखा देता हूं, NH3, फिर HCl, फिर SO2, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा H2S CO2, H2S भी गैस होती है, कैसी स्मेल होती है कि सड़े हुए अंडे जैसी, H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S और CO2, ठीक है, H2S CO2 C2H2, C2H2, यहाँ मैंने ये घटने का नहीं लगाया, ये घटने वाला निशान है, मतलब इधर वाली सबसे ज्यादा फिर कम होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद में है O2N2H2, O2N2 और H2, ठीक है। तो ये इसका एक पूरा ऑर्डर लिख दिया है मैंने। इसके अंदर ऑर्डर में क्या क्या है, NH3 सबसे ज्यादा होगी, ये सबसे जल्दी घुल जाएगी, फिर HCl, फिर SO2, फिर H2S, फिर CO2, फिर C2H2, फिर O2, ये वाली सबसे बाद में आएगी, क्यों, क्योंकि ये आसानी से द्रवित नहीं होती या आयनित नहीं होती, वो तो सीधी पीछे आ गई। ये वाली आगे आनी थी क्योंकि ये आसानी से द्रवित हो जाती है। तो ये मैंने आपको पहला कारक बता दिया, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपने, अब मैंने इसमें देखा है वीडियो में थोड़ा वो हाईलाइटेड हो गया है, ठीक है। तो वैसे तो सारी चीजें केवल ये परिभाषा का यहाँ वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा लाइट हुआ है, बाकी सारी चीजें सही है, ठीक है। तो आप फिर भी इसका एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको आपके सामने यहाँ ही रफ कर देता हूँ, कारक ही तो बता रहा हूँ मैं, अब तो ज्यादा नहीं बचा है वीडियो। इसके अंदर, इस वाले वीडियो के अंदर एक तो ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो आपका ताप का प्रभाव है वो क्या होगा, ठीक है, जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, ठीक है, जो आपका गैसों का ताप बढ़ाओगे, आप सोच के देखो क्या होगा, जैसे ही आप गैसों का ताप बढ़ाओगे तो क्या होगी, वो और ज्यादा वाष्पित होगी, मतलब कि वो घुलने का तो उसका चांस ही नहीं है, ठीक है। दूसरा कारक है ताप, ठीक है। ताप का प्रभाव क्या होगा, जैसे जैसे आप गैस की द्रव में मिलाते हो तो आप ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, ताप बढ़ाओगे तो जो गैसें हैं वो पहले तो घुल रही थी, आप जैसे चाय बनाते हो कुछ भी करते हो तो उसके ऊपर, चाय नहीं मतलब आप कुछ भी और एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप गैस को उसमें मिला रहे हो सिलेंडर के अंदर मान लो, चाहे किसी भी मान लो, उसके अंदर क्या करती है, उच्च दाब पर करते हैं, ये वाला क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ रहे हैं हम।
इसके अंदर क्या है, जो गैसें हैं वो पहले ही ऊपर की तरफ है। अब आप उसके अंदर और ताप दे रहे हो तो वो नीचे की साइड क्यों आएगी, ठीक है, वो तो और ऊपर की साइड चली जाएगी, ठीक है। तो ताप के प्रभाव के कारण जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, उनकी विलेयता घटती जाती है। ताप सीधा लिख देता हूं यहां, 1 गैसों की द्रव में विलेयता, ठीक है। वो एक रीजन और समझ सकते हो आप, जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, गैसों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब कि गैसें ज्यादा गति करने लग जाएगी ऊपर की साइड ही, ठीक है। अब वो ज्यादा गति करेगी तो उससे क्या होगा, वो उनकी विलेयता कम हो जाएगी, ठीक है, आपस से एक दूसरे से दूर होती चली जाएगी ना वो, ठीक है। तो ताप 1 गैसों की द्रव में विलेयता। लेकिन इसके अंदर एक अपवाद है, एक मतलब दो मान लीजिए, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। ये दोनों गैसें ऐसी हैं जिनका आप अगर ताप भी बढ़ाओगे ना तो भी इनकी विलेयता क्या होती है, इनकी क्या होती है, इनके अंदर ताप किसके समानुपाती होता है, गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो दोनों गैसें हैं जब आप इनको गर्म करते हो तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है उनका मान ज्यादा ना होकर कम होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों गैसें क्या होती है, ऊष्माशोषी, ठीक है, ऊष्माशोषी की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है। और ऊष्माशोषी का मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका कि क्या होती है, ठीक है। इसके अंदर ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित करती है, ठीक है। अब ऊर्जा अवशोषित करेगी तो क्या होगा, आप ताप बढ़ाओगे, ठीक है, आप ताप बढ़ाओगे तो भी उसकी विलेयता बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि आप ऊर्जा दे रहे हो तो आपको और ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऊष्माशोषी होती है जिससे इसकी विलेयता बढ़ जाती है, ठीक है। ये दोनों इसमें अपवाद हो गए। ये क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है, ऐसी कौन सी गैसें हैं जो जिनकी गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है, ठीक है। अब तीसरा कौन सा है, दाब, दाब का प्रभाव। अब दाब का प्रभाव आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा, ठोसों की द्रव में विलेयता, उसके अंदर तो इतना प्रभाव पड़ता नहीं था। और तो अगर आप ज्यादा ही दाब बढ़ा देते तो क्या होता था कि थोड़ी थोड़ी जो आपके द्रव था वो किसमें, ठोस में परिवर्तित हो जाता था, मतलब बंध बना लेता था, ठीक है। जो ठोस थे वो द्रव थे दोनों मिलकर क्रिस्टल का निर्माण कर लेते थे। .10Na2SO4.10H2O पढ़ा था ना उसका उदाहरण। अब दाब का प्रभाव गैसों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि PV बराबर nRT, आपने सीधा ही वो समीकरण भी देखा होगा, ठीक है। गैसों की द्रव में विलेयता में दाब का बहुत अधिक प्रभाव, बहुत अधिक प्रभाव, बहुत अधिक प्रभाव। अब बहुत अधिक प्रभाव कैसे पड़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे आप उसका दाब बढ़ाते जाओगे तो गैसें क्या हो जाएगी, सिकुड़ती जाएगी और वो किसमें, द्रव में ज्यादा घुलेगी, ठीक है। अब वो क्या होगी, उसमें ज्यादा घुलेगी, तो मतलब कि जो दाब है वो किसके अंदर समानुपाती होता है, वो किसके, दाब, दाब क्या होता है, समानुपाती होता है गैसों की द्रव में विलेयता के, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठोसों की द्रव विलेयता क्या होती है सबसे पहले, फिर उसको दो भागों में बांटा, ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब ये गैसों की द्रव में विलेयता ही आगे चलता जाता है, गैसों का ताप पे भी प्रभाव पड़ रहा है ज्यादा, दाब पे भी प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके आगे अब आपके हेनरी नियम आएगा, ठीक है। फिर हेनरी नियम क्या क्या बोलता है, कौन कौन से उसके विचलन दर्शाते हैं आदर्श गैस से अनादर्श गैस से। आपका असली चैप्टर है ना, ये इतनी देर तो थ्योरी थ्योरी का था, बोरिंग हो चाहे कैसा भी हो, मैंने करवा दिया है अच्छे से एक एक चीज समझा के। नोट्स आपको नीचे जो साइड में त्रिभुज बना होता है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में नोट्स सारे के लेक्चर्स के नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। समथिंग स्पेशल नाम से चीजें भी करवा दी, और आगे आएगी तो मैं और भी करवाऊंगा, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस वही होता है 11th-12th के बच्चों का इतना ज्यादा बेसिक्स क्लियर हो जाने चाहिए कि वो आगे चाहे किसी भी चीज की करे ना तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो आपको इसके आगे का चैप्टर अब थोड़ा वो वाला हो जाएगा प्रैक्टिकल टाइप में, ठीक है। उसके अंदर कोई डेरिवेशन टाइप में भी आएंगे, आगे आपको फॉर्मूले भी याद करने होंगे, न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, सॉल्यूशन चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।